जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 6 जुलाई 2026 और हम आज लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो लिया गया है पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये हमने खबर 2 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई के बीच जितने सारे महत्वपूर्ण खबर है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि हमने बीच में कुछ क्लासेस जो है लिया नहीं था किसी कारण से। तो हमने एक पूरे प्योर अच्छा सेशन बना करके सारे जो बचे हुए थे हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ठीक है दोस्तों? दोस्तों पहली खबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना कि एक जो इंडेक्स है आया है एसडीजी का, यूएन एसडीजी का इंडेक्स आया है, उसमें भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, 94 रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों? यूएन का जो एसडीजी इंडेक्स है 2026, उसमें भारत जो है वो 94 रैंक हासिल किया है, 94 स्थान जो है वो हासिल किया है। ठीक है दोस्तों? ये हर साल जो है ये स्कोर आता है और भारत को इस बार स्कोर जो है 68.3 मिला है। और रैंक की बात करें तो हम 94 रैंक पर आए हैं। ठीक है दोस्तों? 2025 में हम 99वें स्थान पर थे और इस बार हम 94वां स्थान पर जो है वो पहुँच गए हैं। तो कह सकते हैं कि 5 स्थानों का हमें इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में भारत को यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है वो ये माना जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हमने 5 स्थानों को जो है उसका जो है सुधार किया है और हम 94 रैंक पर जो है आगे हैं। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एसडीएसएन यानी कि जो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है वो इसको जारी करता है। एसडीजी दोस्तों अपनाया गया था 2015 में, जी यूएन का जो जनरल असेंबली है वहाँ पर इसको अपनाया गया था और लागू किया गया था 2016 से, यानी 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया था। लक्ष्य वर्ष दोस्तों 2030 है और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 17 गोल इसमें रखा गया है। टारगेट है 169। ठीक है दोस्तों? और कुल जो इंडिकेटर है वो 231 प्लस टोटल इंडिकेटर है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो एसडीजी इंडेक्स है ये क्या होता है, तो एसडीजी इंडेक्स जो है दोस्तों विश्व के जो देशों की जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने की प्रगति को ये मापता है। यानी कि जो यूएनओ ने जो टारगेट फिक्स किया 17 गोल, क्या ये देश जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं? क्या इस टारगेट की ओर जा रहे हैं कि नहीं? वो इसको मापने का काम करता है। ये बताता है कि कोई देश 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में कितना आगे बढ़ा है और उन 17 गोल में से शायद भारत जो है कुछ गोलों के साथ आगे बढ़ा है, इसलिए भारत को 99वें स्थान से 94वें स्थान प्राप्त हुआ है। और स्कोर की बात करें तो हम 100 में से 68.3% जो है स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट जो है दोस्तों यूएनओ नहीं जारी करता है। कौन करता है? यूएन का ही एक बॉडी है जिसका नाम है एसटीएसएन, यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस तरह के सवाल जो है ट्रैप में फंसाया जा सकता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं फंसाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर सवाल आ गया कि ये जो एसटीएजीएक्स है, ये जो रिपोर्ट है एसटीजीएक्स, ये कौन जारी करता है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट यूएन नहीं बल्कि कौन जारी करता है? एसडीएसएन ये रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट का नाम क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों? और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के जो एसडीजी है उसके गोल के आधार पर ये तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों? एसडीजी क्या है? तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें टोटल 17 गोल रखे गए हैं। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2015 में किया गया था, लेकिन लागू 1 जनवरी 2016 से किया गया था और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 रखा गया है। ठीक है? अगर हम बात करें एसडीजी का उद्देश्य की बात करें, तो इसका काम है गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर काम करना। अगर हम बात करें कि जो एसडीजी इंडेक्स 2026 है, इसमें सबसे टॉप रैंक किसको आया है, तो दोस्तों वो फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर डेनमार्क है। या दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमेशा ध्यान में रहेगा कि ये जो नॉर्डिक कंट्री है, ये हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक इन्हीं तीनों को मिलता है हमेशा। तो ये हमेशा इनका जो है यहाँ पर दबदबा कायम रहा है। ठीक है? भारत में अगर एसडीजी की निगरानी की बात करें तो ये कौन करता है? तो भारत में नीति आयोग जो है ये कार्य करता है, यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसकी निगरानी कौन करता है? तो भारत में तो नीति आयोग करता है। ठीक है? और एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या होता है? तो ये भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो एसडीजी है उसको ये प्रगति को मापता है, कि यानी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है वो कितने सारे जो गोल हैं उसको अचीव किए हैं उसको ये मापता है। ठीक है दोस्तों? कौन मापता है? तो ये नीति आयोग मापता है। भारत में कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। ठीक है दोस्तों?
अगर हम एसडीजी की सभी 17 गोल की अगर हम बात करें, तो एक-एक करके हमने सारे गोल को यहाँ पर लिखा है। जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर्स, इतने सारे बहुत सारे इसमें टोटल 17 गोल इसमें रखे गए हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फॉर गोल है। ठीक है दोस्तों, और यही सारे गोल जो है इसको प्राप्त करना होता है। अगर ये सारे 17 गोल आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपको रैंक 1 मिलेगा। जिस तरह से हमने देखा कि जो नॉर्डिक कंट्री हैं, वो सारे के सारे कंट्री लगभग 17 गोल प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वो पहले रैंक पर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अभी फिलहाल इसमें 193 जो है सदस्य हैं और आधिकारिक भाषाएं इसमें टोटल 6 हैं, हिंदी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, तो इसको हमने अडॉप्ट किया था 2015 में, लागू किया था 2016 में, और हमने फिर इसका डेडलाइन जो है फिक्स किया है 2030 तक, यानी लगभग सारे कंट्री को 2030 तक ये जो है एसडी का जो 17 गोल है उसको अचीव करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जो रवि अग्रवाल है वो बने हैं सीबीडीटी के नए चेयरमैन। हमने इसको पीआईबी से लिया है। ठीक है दोस्तों, रवि अग्रवाल बने हैं सीबीडीटी के नए चेयरमैन। ठीक है, रवि अग्रवाल को सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये 1988 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी हैं। ठीक है, और इन्हीं को जो है क्या बनाया गया, सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो सीबीडीटी होता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि इनकम टैक्स पर निगरानी रखने का काम करता है। इनकम टैक्स वो होता है जो आप कह सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं पेमेंट किया जाता है, या फिर कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं होता, डायरेक्ट कोई व्यक्ति जो इनकम कमा रहा है उसी के द्वारा इसको पेमेंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकम टैक्स जो है ये सीबीडीटी के जो कंट्रोल है इसके माध्यम से इसको देखा जाता है। सीबीडीटी क्या है दोस्तों, तो ये भारत सरकार की जो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट कर होता है, उसका जो ये नीति निर्माण करने वाला संस्था है। ये एक कह सकते हैं कि एपेक्स बॉडी है ना, जो इनकम टैक्स रिलेटेड नियम कानून है वो इसको ये बनाता है। ये भारत में डायरेक्ट टैक्स लॉ के प्रशासन और उसका नीति निर्माण का कार्य करता है। सीबीडीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू जो होता है डिपार्टमेंट, वो इसके अंतर्गत आती है, और उसके अंतर्गत सीबीडीटी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी भी आती है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, और एक जीएसटी बोर्ड है वो भी आती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको फंसा सकता है, तो क्या सीबीडीटी वित्त आयोग के अंतर्गत आती है, तो नहीं, गलत। सीबीडीटी वित्त आयोग के अंतर्गत नहीं आती है। सीबीडीटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं कि उसके अंतर्गत आती है। और उसके डिपार्टमेंट कौन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस। तो ये इसके अंतर्गत आती है, न कि फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत आती है। ये सवाल आ सकता है। अगर हम बात करें सीबीडीटी के दोस्तों, तो इसका स्थापना 1964 में किया गया था। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1963, उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसका काम है डायरेक्ट टैक्स को कवर करना। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, कुछ हमने बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो कुछ इनकम टैक्स हो गए, कॉर्पोरेट हो गए, कैपिटल गेन हो गए, या एसटीटी हो गए, ये सारे के सारे जो है आपके क्या होते हैं, ये सीबीडीटी यानी कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों सीबीडीटी की स्थापना तो 1964 में किया गया था। ये इसकी जो कानूनी अधिकार है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 है। मुख्यालय नई दिल्ली रखा है, और प्रशासनिक मंत्रालय इसके अंदर जो है वो वित्त मंत्रालय है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जिस कर का भार यानी जिस टैक्स का भार वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर लगाया जाता है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई ए बंदा है और इसी के ऊपर ये जो है टैक्स लगाया गया है, तो ये यही टैक्स जाकर डायरेक्ट सरकार को पे करेगी, कोई और किसी के माध्यम से ये पेमेंट नहीं कर सकती है। जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये सारे हर साल कंपनी पर लगने वाले, व्यक्ति पर लगने वाले ये टैक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे डिफर होते हैं, तो पहला तो डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के अंदर आता है, और इनडायरेक्ट सीबीआईसी के अंदर आता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल, और इसमें हो गया जीएसटी, कस्टम, एक्साइज वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों को हम डिफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीबीआईसी क्या होता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम होता है, और इसमें बहुत सारे भी जो है टैक्स आते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, या सेंट्रल एक्साइज हो गया, ये सारे के सारे जो है सीबीआईसी के अंतर्गत आता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के जो प्रमुख कानून है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया था जो हाल ही में सुधार किया गया था, फिर ब्लैक मनी एक्ट 2015 आया था, और फिर एक है बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोविजन एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इससे रिलेटेड कुछ कानून है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, हमने इसको लिया है द हिंदू से लिया है। जो आयरलैंड है ना? आयरलैंड ने संभाली है ईयू परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता, ठीक है दोस्तों? तो आयरलैंड ने ईयू जो कि यूरोप की सबसे बड़ी जो संस्था है, उसका जो है ये काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता है वो उसको संभाला है। किसने संभाला है? आयरलैंड ने। तो 1 जुलाई 2026 से जो है यूरोपीय संघ की जो परिषद है, जो 6 माह में जो है वो रोटेशन होता है, तो रोटेशन के होने के बाद जो है इस बार जो है आयरलैंड का नंबर आया है और आयरलैंड जो है उसका जो है अध्यक्ष बना है। ठीक है दोस्तों? ये 31 दिसंबर 2026 तक जो है ये यहाँ अध्यक्ष रहेगा और इस दौरान आयरलैंड ईयू के बैठकों की अध्यक्षता करेगा और तथा सदस्यों के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करेगा। अध्यक्ष का उद्देश्य क्या होता है कि जो देशों के बीच नीति समन्वय बैठक है उसको संचालन करना है, ठीक है? तो देखा जाए आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड अभी ईयू काउंसिल की जो है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी संभाला है। 6 महीने का इसका कार्यकाल है और 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ये सभी देशों के बीच जो है नीति समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। अगर बात करें दोस्तों कि जो ईयू काउंसिल की अध्यक्षता है वो कैसे बदलती है, तो ये रोटेशन प्रेसिडेंटी यानी कि हर 6 महीने पर जो है ये रोटेशन होते रहता है, ठीक है? और सभी देश क्रम से जो है इसमें अवसर मिलता है और अध्यक्ष देश जो है ईयू काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न नीतियों पर सहमति बना करके उसको प्रयास अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। यही अध्यक्ष का काम होता है, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ये यूरोप का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जो बहुत ही बड़ा संगठन है अपने आप में। और ईयू क्या है? ईयू भारत का देखा जाए तो ईयू देशों की एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है ना? और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ था। कौन-सी संधि से हुआ था? तो maastricht ट्रीटी के द्वारा इसको 1992 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। टोटल अभी इसमें 27 देश मेंबर हैं और ये यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी एकता में विविधता का इसका क्या है? आधिकारिक आदर्श वाक्य है। अगर हम बात करें भारत के सापेक्ष में देखा जाए, तो भारत और ईयू का जो संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया था, जिसको हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये ऑल टाइम द बेस्ट समझौता है। कह सकते हैं कि डील ऑफ फादर यानी कि सारे डीलों का ये कह सकते हैं डील ऑफ ऑल कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डील है ये क्योंकि इसमें एक बार में 27 देश को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी जो है दोस्तों डील है। इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील भी बोल सकते हैं, है ना? जो हमने यूरोप के साथ किया था जनवरी में, ठीक है? आपको पता होगा कि जनवरी में जो यूरोप यूनियन के जो अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी थे, वो दोनों ही 26 जनवरी के हमारे जो गेस्ट हैं वो बने थे और आए थे और उसी समय जो है हमने मुफ्त व्यापार समझौता एफएटीए पर साइन किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि समझौता था, जिसको हम मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहते हैं, ठीक है? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? तो हमारा और इससे कह सकते हैं कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमारा जो है एक साथ 27 देशों का व्यापार जो है वो बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है शुरू हो जाएगा। हम कुछ भी वहाँ बेच सकते हैं, है ना? तो ये हमारा जो है कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी संबंध है ईयू के साथ, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें जो यूरो की बात करें दोस्तों, यूरो जो कि यूरो की सामान्य मुद्रा यूरो ही होता है, ईयू का जो है और इसमें सभी सदस्य देश जो है यूरो का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो यूरोज़ोन के देशों की संख्या वो 20 है। ये आपको सवालों में ट्रैप में फँसा सकता है कि जैसे चलो ठीक है, 27 देश तो ईयू संगठन में आते हैं, है ना? यूरोपियन यूनियन में आते हैं, तो क्या 2700 देश जो है वो यूरो इस्तेमाल करता है? तो नहीं, 2700 देश जो है वो यूरो इस्तेमाल नहीं करता है। 27 देश भले ही इसके संगठन में शामिल हैं, लेकिन मात्र जो 20 देश हैं, जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो 7 कंट्री हैं, उनके अलग करेंसी हैं, ठीक है? तो ये आपको सवाल फँसा सकता है क्योंकि आपको पता होगा कि सदस्य देश तो 27 हैं, तो इसी तरह से यूरोप में जो कह सकते हैं जो करेंसी है वो 27 के 27 देश यूरो ही चलाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरो चलाने वाले जो कंट्री हैं वो मात्र 20 हैं, 7 देश और कुछ जो है करेंसी उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एनीमिया मुक्त भारत की जो 7/7 जो रणनीति है उसको लॉन्च किया गया है। ये पीआईबी से हमने इसको उठाया है, ठीक है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लो क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत की जो 7/7 रणनीति है उसको लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत की जो अभियान है उसके अंतर्गत जो है 7/7 जो है एक स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है और यह रणनीति का उद्देश्य क्या है कि एनीमिया की रोकथाम करना, उसकी पहचान करना और फिर जो है फास्टेस्ट उपचार करना और ताकि जो इसके लिए सारी जो जन है उसकी भागीदारी है उसको इसमें लाना और जागरूकता फैलाना ताकि भारत को एनीमिया मुक्त बनाया जा सके। दोस्तों अभी भी हमारे देश में इस चीज़ की समस्या है और कहीं न कहीं सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी है। इसीलिए सरकार ने
इसको एक 7x7 जो स्ट्रैटेजी है उसको लॉन्च किया है। दोस्तों एनीमिया क्या होता है? ये वह स्थिति होता है जिसमें शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो सामान्य से कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाता है, जिसके कारण जो है शरीर के अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है और ख़ास करके महिलाओं में ये जो एनीमिया वाला प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? ये जो 7x7 जो स्ट्रैटेजी है, ये क्या है? तो 7 बार 3 बार 7 आ रहा है, तो कहने का मतलब पहला जो 7 है उसमें हो गया 7 ये, यानी कि 6 से 59 माह के बच्चे, 5 से 9 वर्ष के बच्चे, फिर किशोर लड़के, किशोर लड़कियाँ, फिर गर्भवती महिलाएँ, फिर स्तनपान करने वाली माताएँ जो है, प्रजनन आयु जो 15 से 49 इसको शामिल किया गया है। फिर 7 प्रमुख स्टेप हैं कि आयरन हो गया, एसिड टेस्टिंग हो गया, ट्रीटमेंट ये हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजिटल मॉनिटरिंग हो गया, ये 7 शामिल किए गए हैं। उसी तरह से 7 जो संस्था हैं जैसे कि डेटा आधारित निगरानी, क्षमता निर्माण, सप्लाई चेन, तकनीकी सहायता, सामुदायिक भागीदारी, बेहतर रिपोर्टिंग और नियामक मूल्यांकन। तो ये 7x7 जो फ़ॉर्मूला है इसको बनाया गया है और हर 7 का एक अपना-अपना उद्देश्य है, ठीक है? एनीमिया के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो आयरन में कमी हो सकता है ना? फॉलिक एसिड में कमी हो सकता है, विटामिन बी12 की कमी हो सकता है, कुपोषण हो सकता है या फिर कृमि संक्रमण जिसको बोलते हैं, मलेरिया हो गया या फिर आनुवांशिक रोग जैसे, है ना? जैसे कि थैलेसीमिया, तो ये सब कारण हो सकते हैं एनीमिया का, ठीक है? ऐसा नहीं कि एनीमिया जो है वो फैलती है, बिल्कुल नहीं फैलता। ये कुछ बॉडी में जो आपके न्यूट्रिशन है, कुछ बॉडी में जो आपके एलिमेंट हैं, उसके कमी के कारण जो ये एनीमिया जो है वो होता है, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें एनीमिया मुक्त भारत जो 7 से लॉन्च किया गया है, इसमें अगर हम बात करें इसके कुछ और अगर हम बात करें, तो एनीमिया मुक्त भारत जो एमबी कार्यक्रम है, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका शुरुआत 2018 में किया गया था और ये मंत्रालय कौन देखता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ये इसको देखता है और जो कार्यान्वयन कौन करता है? तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसको कार्यान्वयन करता है, ठीक है दोस्तों? ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसका शुरुआत 2013 में किया गया था और ये मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उसके अंतर्गत ये जो है आता है, ठीक है दोस्तों? उसी तरह से पोषण अभियान है और इसमें क्या होता है कि ये जो भी कुपोषण है उसको कम करना है या फिर जो वेस्टिंग है उसको कम करना है और एनीमिया को जो है वो कम करना है। इसका शुरुआत 8 मार्च 2018 में किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है दोस्तों? डब्ल्यूएचओ से भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे फैक्ट हैं, ठीक है दोस्तों? और हम अगर बात करें डब्ल्यूएचओ की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और इसमें टोटल 194 सदस्य देश हैं और हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने एक जो ऐप लॉन्च किया है और कहीं न कहीं भारत को सशक्त बनाने में ये काम ज़रूर करेगी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जीआरएसी, है ना? उसमें बनी भारत की 29 नवरत्न सीपीएससी। जीआरएसी एक कंपनी है भारत सरकार की और वो भारत की जो है 29 जो नवरत्न सीपीएससी है वो बना है। हमने हाल ही में आपको पढ़ाया था कि 28 जो नवरत्न है वो किस कंपनी को मिला है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आंसर देंगे और फिर 29 नंबर एक आया है, यानी कि जीआरसी जो है 29 नंबर के जो है हमारा जो है नवरत्न सीपीएससी बन गया है। जीआरएसी की हम बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स जो कि भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है उसका दर्जा ये प्राप्त किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो जीआरएसी भारत का 29वां यानी कि जो 29वां नवरत्न सीपीएससी है वो बन गया है और 28वां जो नवरत्न था वो कौन-सा कंपनी बना था? आपको मुझे बताना होगा क्योंकि मैंने आपको पहले वाले करंट अफेयर्स में ही पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों? वो था आपका मद्रास, है ना? मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी अब जो नाम उसका हो गया था चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल, ठीक है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो 28वां बना था, है ना? 28वां बना था और अभी जो है जीआरएसी वो 29वां बना है, ठीक है दोस्तों? 29वां बना है। जीआरसी एक क्या है? ये एक डिफेंस पीएसयू है, जो डिफेंस से जुड़े हुए जो है वगैरह चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करती है। ख़ास करके भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए काफ़ी जो है जहाज़ों का ये निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों? हमने पहले ही बताया जीआरसी क्या है? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, इससे ही पता चल रहा है कि ये शिप माने कि पानी वाला जहाज बनाने का काम करता है। इसको जो है नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों? भारत की अगर हम बात करें कुछ ऐसे जो ये यहाँ पर जो बनता है, जो हमारे जो वारशिप हैं, युद्धपोत हैं, जो फ्रिगेट हैं या फिर सर्वे फेसर्स हैं, ये सारे जो प्रमुख रूप से जो भारत के जो
कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो डिफेंस प्रोडक्ट है, उसका निर्माण जो है कहाँ किया जाता है, वो जीआरएससी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जीआरएससी की, तो इसकी स्थापना 1884 में किया गया था और ये सीपीएससी जो 1960 में जो है ये बना था। ठीक है, और इसका हम बात करें मुख्यालय की दोस्तों, तो मुख्यालय ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। सीपीएससी की बात करें दोस्तों, तो सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, तो ये जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद सरकार ने जितने सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्थाएं थे, उसको इन्होंने अधिग्रहण करके सीपीएससी के अंदर ला दिया था। तो उसी तरह से 1884 में जो जीआरएससी था, 1960 में ये सीपीएससी बन गया था। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि नवरत्न कंपनी क्या होता है। तो नवरत्न कंपनी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो होती है जो वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में जो उसकी अधिक स्वतंत्रता होती है, ऑटोनॉमी होती है, वो खुद से इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारा निर्णय खुद से ले सकता है, उसको सरकार से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। नवरत्न का दर्जा कौन देता है, तो नवरत्न का दर्जा जो है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज देता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको फाइनलाइज करता है। सीपीएससी की बात करें तो सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जिसे भारत सरकार कम से कम 51% हिस्सेदारी होता है, उसको हम सीपीएससी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे कुछ डिफेंस पीएसयू जो हैं वो हैं, जैसे कि एचएल है, वेल है, बीईएमएल है, मैगॉन डॉक है, शिप बिल्डर लिमिटेड, एमडीएल जिसको बोलते हैं। हमने जीआरएससी के बारे में बात किया, गोवा शिपयार्ड, फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एचएसएल है। तो ये सारे हमारे प्रमुख जो है डिफेंस पीएसयू हैं जो हमारे देश के रक्षा उपकरणों का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप इसको 4 स्टार लगा लो, क्योंकि ये जो खबर है दोस्तों, ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी तरह की जो एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा। और खबर है कि 1 जुलाई से जो वीवीजी राम है वो एक्ट जो है वो लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने 2025 में इसको जो है लाया था, और लेकिन इस जो लागू हुआ ये 2026 से लागू हो गया। ठीक है, क्या नाम है, तो वीवीजी राम जी एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये पूरे देश में लागू हो गया है। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ठीक है दोस्तों, ये जो लाया गया था ये मनरेगा जो 2005 में था उसके स्थान पर ये इसको जो है ट्रांसफर करके ये लाया गया है। जो मनरेगा है उसी को हमने अब जो है वीजी राम जी एक्ट जो है 2025 कर दिया। 2005 में मनरेगा आया था, तो उस समय ये बहुतों लोगों को रोजगार देने का काम किया था, और फिर से सरकार ने इसको अपडेट करके एक नया नाम रखा है जिसका नाम है वीवीजी राम जी एक्ट 2025। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण रोजगार है, टिकाऊ जो परिसंपत्तियाँ उसका निर्माण करना है और आजीविका का सुरक्षा जो है उसकी मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ठीक है, और ये देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारा जो 2047 का जो विकसित भारत जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं कि ये संगठन जो है इसको फिर से अपडेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एमजी मनरेगा की अगर हम बात करें एमजी मनरेगा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 100 दिन का रोजगार, पारंपरिक रोजगार और सीमित डिजिटल निगरानी और जॉब कार्ड था। क्यों बदलाव हुए, क्योंकि अब यहाँ पर 125 दिन का रोजगार हो गया, रोजगार प्लस आजीविका प्लस परिसंपत्ति का निर्माण हो गया और उन्नत डिजिटल निगरानी हो गया, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जो है यहाँ पर लाया गया। दोस्तों ये तो ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसमें एक और चीज़ बदला है कि जो मनरेगा था वो फुली सेंट्रलाइज था, मतलब कि सारे जो फंड होते थे वो सेंटर की तरफ से होते थे, लेकिन जो वीवीजी राम जी हैं इसमें जो है वो 60 से 40 रेशियो रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 60-40 रेशियो रखा गया है, और खास करके जो हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं उसके लिए जो है 90% यानी कि 99% जो फंड है वो सेंट्रल सरकार ही करेगी, वहाँ पर स्टेट का कोई भागीदारी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी अदर स्टेट है उसके लिए 60-40 का रेशियो रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों ये जो वीवीजी राम जी एक्ट है ये भारत सरकार का नया ग्रामीण रोजगार गारंटी है। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण परिवार है उसको रोजगार उपलब्ध कराना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन देना। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने देख लिया था कि जो वीवीजी राम है इसमें अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हमने इसको देख लिया था किस मंत्रालय के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर इसकी हम बात करें तो ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ये पंचायती राज जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत इसको लाया गया था 1992 में, और लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, मनरेगा की बात करें एक बार आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मनरेगा वैसे भी अब खत्म हो गया है, फिर भी हमको इसको याद करना होगा। ये 2005 में आया था। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत
जिसका नाम था नरेगा, बाद में इसके महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया था और फिर 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों? एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ये खबर है कि जो रोइंग विश्व कप है, उसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों? रोइंग का मतलब कि जो बोटिंग होता है ना? हम इसको रोइंग बोलते हैं। तो रोइंग विश्व कप में जो है, वो भारत जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने विश्व की जो रोइंग वर्ल्ड कप है, उसमें अपना पहला स्वर्ण पदक जीत कर के इतिहास रच दिया है और इसमें 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। एक का नाम था हवलदार लक्ष्य और एक थे हवलदार उज्ज्वल कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों? इन दोनों ने ही भारत को जो है दोस्तों एक रोइंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जिताया है, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों? ये जो आयोजन हुआ था, ये आपका स्विट्ज़रलैंड में जो लुसन है, वहाँ पर इसको आयोजन किया गया था और 6 मिनट 26 सेकंड में ये जो है दोनों ने जोड़ी जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया था टारगेट को और दूसरे स्थान पर हांगकांग रहा था और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा था। ये वर्ल्ड रोइंग कप क्या होता है? तो ये वर्ल्ड रोइंग कप जो है विश्व स्तरीय वार्षिक रोइंग प्रतियोगिता होता है और इसका आयोजन वर्ल्ड रोइंग के जो द्वारा किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रोइंग महासंघ उसके द्वारा किया जाता है और इसमें विश्व के शीर्ष रोइंग जो खिलाड़ी हैं, जो बोर्ड क्लासेस में जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर बात करें तो वर्ल्ड रोइंग क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल होता है, जिसमें विभिन्न देशों की जो रोइंग जो कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर ये भाग लेते हैं और इसका स्थापना जो है लॉज़न स्विट्ज़रलैंड में किया गया था 1892 में। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें लाइट वेट मेन डबल्स स्कल की बात करें LM2 क्या है, तो ये एक रोइंग स्पर्धा है, 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी 2 ओर चलाता है, ठीक है? और आप देख रहे होंगे कि 2 खिलाड़ी ये भारत की तरफ से, है ना? ये 2 ओर चला रहे हैं, ठीक है? रोइंग क्या होता है? रोइंग एक जल क्रीड़ा है, यानी कि वाटर स्पोर्ट है और कह सकते हैं कि बोटिंग करना, नाव करना आपने देखा होगा, है ना? ख़ास करके इंडोनेशिया में या हमारे जो केरला में है, ये सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? तो ये एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें नाव के चप्पुओं की सहायता से निर्धारित दूरी तो जो कम समय में चला जाता है, ठीक है? वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है। तो इस बार भारत ने ऐसा किया और भारत को जो है स्वर्ण पदक मिल गया, ठीक है? ओलंपिक और रोइंग की बात करें तो रोइंग आधुनिक ओलंपिक खेलों का हिस्सा है, बिल्कुल है और पहली बार जो 1900 पेरिस का ओलंपिक है उसमें इसको शामिल किया गया था। फिर जो लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 है, इसमें कोस्टल बीच स्पीड रोइंग को भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रोइंग का संचालन कौन करता है? तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1976 में किया गया था। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और मध्य प्रदेश के जो 4 जनजातीय फसल है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों? मध्य प्रदेश के 4 जो पारंपरिक जनजातीय फसल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और इन फसलों को जीआई टैग मिलने से क्या होगा कि इनका एक स्पेशल जो है भौगोलिक पहचान मिलेगा और जो पारंपरिक कृषि है उसका विरासत जो है किसानों की आर्थिक हित जो है उसका संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश के 4 ये पारंपरिक जो जीआई टैग मिला है, कौन-कौन से मिला है? तो सिताही कुटकू, ये कह सकते हैं कि लघु जो माइनर मिलेट है उसको हम बोलते हैं। फिर है एक नगादमन कुटकू जो कि ये भी एक तरह से माइनर मिलेट ही है। फिर है एक बैगानी अरहर, ठीक है? और एक है महाकौशल क्षत्रिय चावल, ठीक है? तो क्षत्रिय चावल जो कि कहाँ का है? ये एक पारंपरिक धान की किस्म है जिसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश की एक जनजातीय फसल है और इसको जो है दोस्तों जीआई टैग मिला है। तो आपको यहाँ पर याद करना होगा, ठीक है? देखा जाए तो। अगर हम बात करें दोस्तों जीआई टैग की बात करें तो अभी तक पूरे देखा जाए तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को दोस्तों सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर का कौन आता है दोस्तों? तो दूसरे नंबर का एमपी आता है, ठीक है? और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर का पश्चिम बंगाल जो है वो आता है, ठीक है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो तीसरे नंबर का बन गया है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले कौन है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? तो ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक होता है और ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है? और ये ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, विशेषताएँ खास होती है और उस भौगोलिक क्षेत्र से ही जुड़ी होती है और कहीं उस तरह की विशेषताएँ नहीं देखने को मिलती है। तो हम उस क्षेत्र में उसकी संरक्षण के लिए जो है दोस्तों जीआई टैग जो है वो देते हैं, ठीक है बात? अगर हम बात करें जीआई टैग कौन जारी करता है? तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है जो चेन्नई में स्थित है जिसको हम बोलते हैं DPIIT, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है।
ठीक है दोस्तों? और इनमें पहली 3 फसल मुख्यतः जो डिंडोरी क्षेत्र की जनजाति है जुड़ी हुई है, जबकि क्षत्रिय चावल जो है ये जबलपुर और कटनी से संबंधित है। तो हमने देखा कि चलो 4 जनजाति है, तो मुख्य रूप से ये 3 जनजाति है और एक जो क्षत्रिय चावल है, ये जबलपुर के खास महत्वपूर्ण है, उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जीआई टैग का कानूनी अधिकार, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको 15 सितंबर 2003 से इसको लागू किया गया था। और हम बात करें इन फसलों का संबंध, तो जो बैगा जनजाति है या गोंड जनजाति है, उससे इसका संबंध खास बनता है। अगर हम बात करें दोस्तों मिलेट की बात करें, क्योंकि ये एक लघु माइनर मिलेट है, तो हम बात करें मिलेट की, तो ये भारत की श्री अन्न के रूप में प्रोत्साहित है और पोषण सुरक्षा और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है? ये 4 विशेष अगर देखो लो ये 4 फसल हैं, जैसे सिताही कुटकू, तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील और फाइबर भरा हुआ रहता है। फिर एक है नागदामन कुटकी, ये पारंपरिक लघु अनाज है, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन होता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। फिर बैंगनी अरहर की बात करें, तो ये स्थानीय अरहर की किस्म है, अधिक प्रोटीन होता है और पारंपरिक जैविक खेती के तहत इसको उत्पादन किया जाता है। फिर है महाकौशल क्षत्रिय चावल, ये जबलपुर कटनी क्षेत्र की पारंपरिक धान है और विशेष खुशबू और उत्तम स्वाद के लिए जो है जनजातीय कृषि विरासत का ये हिस्सा माना जाता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जो भारतीय महासागर है, द्विध्रुव इंडियन ओशियन डिपोल आईओडी जो है, ये खबर द हिंदू से हमने इसको लिया है कि भारत में कमजोर मानसून के चलते और सुपर जो अल नीनो है उसकी आशंका के बीच जो है इंडियन ओशियन डिपोल जो है उसकी भूमिका पर चर्चा की गई है। अब सवाल आता है कि ये जो इंडियन ओशियन जो डिपोल है ये होता है क्या है? ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 2006 में सुपर अल नीनो की एक संभावना व्यक्त की गई है और जिससे भारत में कमजोर मानसून की जो आशंका बढ़ गई है और यह एक वैज्ञानिक आकलन कर रहे हैं क्या कि 1997 की तरह कि एक मजबूत पॉजिटिव जो इंडियन ओशियन डिपोल है वो अल नीनो है उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर सुपर अल नीनो आएगा तो जो इंडियन ओशियन डिपोल है उसका एक जो है काफ़ी आपको नकारात्मक प्रभाव हिंद महासागर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों, हालाँकि वर्तमान में जो है इसके अनुसार आईओडी अधिकांश मानसून अवधि में जो है न्यूट्रल रहने की भी संभावना है, इसलिए अल नीनो की भरपाई होने की संभावना कम मानी जा रही है, ठीक है? चलो अगर हम बात करें कि ये आईओडी क्या होता है, इंडियन ओशियन डिपोल है क्या? तो इंडियन ओशियन डिपोल एक कह सकते हैं कि भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में बनने वाली एक ओशियन एटमॉस्फेयर, है ना? कोल्ड क्लाइमेट फेनोमेना है, एक घटना है और इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के जो सी सरफेस टेम्परेचर है, उसमें अंतर विकसित होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है और ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, इन दोनों के बीच जो है कह सकते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है, जब ये आईओडी आता है तो, ठीक है? और यहाँ आप यही तापमान जो दोस्तों वर्षा, समुद्री हवाओं और जलवायु को प्रभावित करता है और अभी जो है फिलहाल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ये आईओडी कहाँ बनता है, तो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है? एक तो ये आप देख रहे हैं पश्चिमी और एक पूर्वी, इन इधर बनता है और बीच में के जो क्षेत्र हैं वो इंडियन ओशियन वो प्रभावित होता है। अगर हम बात करें जो वेस्टर्न पोल है यानी कि पूर्वी अफ्रीका के समीप, है ना? और या अरब सागर दक्षिण-पश्चिम भाग ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, इधर ये बन सकता है और फिर अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की तरफ, तो इंडोनेशिया, सुमात्रा और भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वो इस तरफ ये बनता है। और इन्हीं 2 क्षेत्रों में जो दोस्तों एसएसटी डिफरेंस के आधार पर आईओडी जो है निर्धारित किया जाता है। सवाल आता है कि जो दोस्तों आईओडी है भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? तो अगर पॉजिटिव आईओडी आता है तो मानसून मजबूत होगा, अधिक नमी होगा, अच्छी वर्षा होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा। अगर नेगेटिव आईओडी होता है तो मानसून कमजोर होगा, कम वर्षा होगा, सूखे की संभावना अधिक होगी और कृषि प्रभावित होगा। आप आईओडी के 3 चरण आप देखें। पहला पॉजिटिव आईओडी, इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होगा, यानी कि जो पश्चिमी हिंद महासागर है वो गर्म होगा। पूर्वी हिंद महासागर ठंडा होगा और भारत को अधिक नमी जो है वो दक्षिण-पश्चिमी मानसून को मजबूत करेगा, है ना? और भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगा और पूर्वी अफ्रीका में अधिक वर्षा होगा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा-सा सूखा होगा। लेकिन जब नेगेटिव आईओडी आता है तो पश्चिमी हिंद महासागर में ठंडा, यानी कि अब इस तरफ ठंडा हो जाएगा, पूर्वी हिंद महासागर में गर्म, अब नमी इंडोनेशिया की ओर चली जाती है। अब भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है, सारा का सारा नमी जो है इधर चला जाएगा, तो भारत की तरफ तो आएगा ही नहीं, तो भारत में कम वर्षा और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में अधिक वर्षा होता है, ठीक है? अगर न्यूट्रल रहता है, ना कम ना बेशी,
तो हम बोलते हैं कि एसएसटी बाउंड डिफरेंस जो है वो बहुत कम है और आईओडी का प्रभाव लगभग नहीं है और मानसून मुख्यतः जो है ये एनएसओ के अन्य कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम संभावना यही व्यक्त करेंगे कि अभी न्यूट्रल हो स्थिति, अगर न्यूट्रल ना हो तो पॉजिटिव हो जाए, हमारे को तो हमसे मतलब है। ठीक है, तो अभी वर्षा चाहिए देश को, तो उम्मीद करते हैं और देखते हैं किस तरह का आईओडी अभी बनता है देश में। ठीक है, इसमें 2 वर्ड हमने देखा, एक है अल नीनो और एक है ला नीना। तो अल नीनो क्या होता है और ला नीना क्या होता है? अल नीनो यानी कि अल नीनो प्रशांत महासागर में बनने वाली एक जलवायु घटना है और इसमें पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का जल जो है वो सामान्य से अधिक जो है वो गर्म हो जाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर के बीच जो जल है, ये जितना होना चाहिए गर्म, उससे कहीं ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें तो इससे भारत में क्या होता है, तो मानसून कमज़ोर हो जाता है, वर्षा कम होता है, सूखे की संभावना जो उसकी स्थिति आ सकती है। ठीक है? ला नीना से क्या होता है, तो ला नीना अल नीनो की स्थिति के बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर का जल जो सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है और इसमें भारत में देखा जाए तो अच्छा मानसून, सामान्य से अधिक वर्षा और कृषि को लाभ मिलता है ठंडा चरण के कारण। तो दोस्तों हम तो यही सोचेंगे ना, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत में जो है ला नीना का प्रभाव बने रहे इस समय और हमें जो है अच्छा खासा बारिश देखने को मिले। ठीक है? अगर हम 2026 की जो वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो सुपर एल नीनो की संभावना है। आपने ऐसा देखा होगा, विभिन्न जो एडिटोरियल आ रहे हैं उसमें इसकी बातें हो रही है। मानसून में लगभग 35 से 40% वर्षा जो है वो घटा है। आईएमडी का अनुमान है लगभग 90% जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है इसका प्रभाव पड़ेगा और आईओडी अधिकांश मानसून अवधि में जो है वो न्यूट्रल होगा। अगस्त सितंबर में हल्का पॉजिटिव आईओडी बनने की संभावना है, परंतु प्रभाव सीमित रहने का आशंका है। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, एलपीए क्या होता है, तो ये पिछले 50 वर्षों की औसत मानसूनी जो वर्षा है उसको हम एलपीए बोलते हैं और आईएमडी मानसून का एक पूर्वानुमान एलपीए की प्रतिशत में जारी करता है और यदि वर्ष लगभग 96 से 104% एलपीए हो तो वह नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करें आईएमडी की, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना 1875 में नई दिल्ली में किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। इसका कार्य है मौसम पूर्वानुमान करना, है ना? फिर जो साइक्लोन वार्निंग है वो, हीट वेव अलर्ट करना, रेनफॉल मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम है। आईओडी का वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत का मानसून, पूर्वी अफ्रीका का वर्षा, ऑस्ट्रेलिया का सूखा, इंडोनेशिया की वर्षा, समुद्री जैव विविधता, मत्स्य और कृषि, ये सारे चीज़ें उस पर ये कार्य करती है, इस पर प्रभाव है। 1997 में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1997 में अत्यधिक शक्तिशाली एल नीनो जो है वो आया था, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली पॉजिटिव आईओडी भी आया था, जिसके कारण भारत में एल नीनो का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो गया था। आप जो है देख सकते हैं, अगर एल नीनो सुपर एल नीनो आ रहा है, आप आने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव आईओडी रहेगा, तो हमें जो है कोई ज़्यादा हद तक जो एल नीनो का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये सवाल आता है और आप इसको कर लेना। अगर सवाल आ गया कि अगर भारत में एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है, अगर जो आईओडी है वो अगर वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो भारत पे उसका क्या प्रभाव होगा? तो भारत पे उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हम जो है वर्षा से वंचित तो नहीं हो सकते, वर्षा तो होगा ही होगा। ठीक है? कुछ जो यूपीएससी ट्रैप में जो फैक्ट है उसमें फँसा सकती है कि जैसे कि आईओडी केवल हिंद महासागर में बनता है, तो जी बिल्कुल, ये एनएसओ केवल प्रशांत महासागर से संबंधित है। हाँ, पॉजिटिव आईओडी हमेशा एल नीनो को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, बिल्कुल बात सही कह रहा है, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है, प्रभाव को कम करता है और न्यूट्रल आईओडी का अर्थ मानसून अच्छा होना नहीं है, ये गलत है। न्यूट्रल आईओडी का अर्थ होता है कि मानसून अच्छा है, ठीक है? और डीएमआई जो डिपल मॉडल इंडेक्स है, वो डीएमआई होता है, तो ये गलत है। ये डीएमआई जो है डिपल मॉडल इंडेक्स नहीं है। पॉजिटिव आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर को अधिक गर्म करता है, तो हमने अभी देखा कि जो पॉजिटिव आईओडी है वो प्रशांत महासागर को जो है वो अधिक गर्म करता है। नेगेटिव आईओडी में पूर्वी हिंद महासागर का अधिक गर्म होता है और आईओडी मानसून को मजबूत या कमजोर दोनों बना सकता है। तो ये इस तरह का ट्रैप आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? कुछ हमने सवाल लिया है, इंडियन ओशियन जो डिपोल है वो किस महासागर से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। ठीक है? पॉजिटिव आईओडी में क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक गर्म होता है। ठीक है? अगर पॉजिटिव आईओडी आया है तो जो पश्चिमी हिंद महासागर है वो अधिक आपको गर्म देखने को मिलेगा। और इसमें एक सवाल आया था कि क्या पॉजिटिव आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर को अधिक गर्म करता है? तो बिल्कुल कर सकता है। डीएमआई का जो होता है वो डिम्पल मोड इंडेक्स होता है, बिल्कुल। न्यूट्रल आईओडी का अर्थ है मानसून को अधिक अच्छा नहीं होता है। हाँ, अगर ज़्यादा न्यूट्रल हो तो भी दिक्कत होता है। ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है? और नेक्स्ट देखा जाए
कि जो डिपोल मोड इंडेक्स किससे मापता है, तो ये आपको मापता है समुद्री सतह के तापमान के अंदर को मापता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अल नीनो सामान्यतः भारत में कैसा होता है, तो ये मानसून को कमज़ोर कर देता है, तो हम इसलिए अल नीनो चाहते ही नहीं हैं। ला नीना का जो है भारत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अल नीनो का प्रभाव भारत पर बहुत ही खराब पड़ता है। अगर हम निम्न कथनों पर विचार करें, पहला है आईओडी हिंद महासागर से संबंधित है। पॉजिटिव आईओडी भारत में मानसून को मजबूत कर सकता है और डीएमआई द्वारा आईओडी मापा जाता है। तो यह तीनों के तीनों सही है कि जो आईओडी है वो हिंद महासागर से संबंधित है। पॉजिटिव आईओडी भारत में मानसून को मजबूत कर सकता है और डीएमआई द्वारा जो है आईओडी मापा जाता है, ठीक है। डीएमआई जो कि हमने बताया था आपको, इंडियन डीएमआई यानी कि जो डिम्पल मोड इंडेक्स है, इसी के द्वारा जो दोस्तों आईओडी को मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। बंगाल फॉक्स अभी न्यूज़ में आया है और हमने द हिंदू से इसको लिया है, ठीक है। दक्षिण भारत के जो शुष्क घास स्थल है, जो ड्राई ग्रासलैंड है, उसमें बंगाल फॉक्स की घटती संख्या तथा संरचना से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई है और ऐसा ये न्यूज़ में आया था, मैंने उसको यहाँ से कवर किया है, ठीक है। बात है दोस्तों, ये प्रजाति कभी दक्षिण भारत के जो शुष्क घास स्थलों व्यापक रूप से पाई जाती थी, अब ये जो है निवास, कृषि विस्तार और सड़क दुर्घटनाओं के कारण और मानव हस्तक्षेप के कारण जो है वो दुर्लभ होते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ये बंगाल फॉक्स क्या है, तो बंगाल फॉक्स भारत में पाई जाने वाली एक लोमड़ी है, एक स्वदेशी प्रजाति है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो वल्प्स है ना, बेंगलिस है और इसे सामान्यतः इंडियन फॉक्स या बंगाल फॉक्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में कहाँ है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आवास की अगर हम बात करें तो ड्राई ग्रासलैंड होता है, स्क्रैबलैंड होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, ओपन प्लेन होता है और कृषि क्षेत्र के आसपास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो यूपीएससी के लिए है कि ये घन जंगलों के नहीं बल्कि घास स्थलों का ही एक प्रमुख जीव है। आपको सवाल में आ सकता है कि जो ये बंगाली फॉक्स है, ये क्या घने जंगलों की है जीव? तो बिल्कुल नहीं, ये घनों जंगलों की जीव नहीं बल्कि जो घास वाले स्थान है उसका ये एक प्रमुख जो है वो जीव होता है, ठीक है। इसकी विशेषता आप देख सकते हैं कि शरीर थोड़ा छोटा और पतला होता है, लंबी छबरी पूँछ होता है, नुकीले कान होता है, भूरे धूसर रंग का शरीर होता है और पूँछ के अंतिम भाग पर काला रंग होता है। ये सारे के सारे सवाल आ सकते हैं यूपीएससी, अगर आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी अगर हम भोजन की बात करें तो ये एक जो है ये सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, कीट, छिपकली, कुछ भी फल, सब्जी, जामुन कुछ भी खा सकता है, ठीक है। इसकी हम व्यवहार की बात करें तो ये रातचर है और जोड़ों में रहना पसंद करता है ना? और ये कह सकते हैं बिल बना कर के भी रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें संरक्षण की स्थिति तो आईयूसीएन जो कि इसमें लिस्ट कॉन्सर्न इसमें शामिल है और सिटी जो कि लिस्टेड नहीं है और वर्ल्ड आई प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 2 में वर्तमान संशोधित की व्यवस्था का अनुसार है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है? तो घास स्थान केवल घास के मैदान नहीं है, ये अनेक जीवों की एक प्राकृतिक आवास भी होता है, इसीलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके बंगाल फॉक्स या ब्लैक बक हो गया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया या इंडियन ऑल्फ हो गया या इंडियन हेयर हो गया, तो ये इन सभी जीवों के लिए ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। ये जो फॉक्स जल्लीकट्टू क्या होता है? हमने ये द हिंदू से उठाया था कि फॉक्स जल्लीकट्टू आया था उसमें कुछ वर्ड। तो फॉक्स जल्लीकट्टू नामक एक पारंपरिक आयोजन होता है और इसमें पकड़ी गई लोमड़ियों को छोड़ कर के उनको पीछा किया जाता है और ये स्थानीय समुदाय द्वारा करते हैं और उन्हें बाद में छोड़ भी दिया जाता है ना? तो संरचनावादियों का मानना है कि इससे लोमड़ियों को तनाव और चोट पहुँच सकती है। कहीं न कहीं ये परंपरा का तो भाग है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो लोमड़ी है उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है? आईयूसीएन की बात करें दोस्तों तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना 1948 में किया गया था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये क्या कार्य क्या करता है? तो रेड लिस्ट जारी करता है, जैव विविधता संरक्षण का कार्य करता है, संकटग्रस्त प्रजातियों का जो वो आकलन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वाइल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1972 में इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य था वन्यजीव संरक्षण, किशोर को शिकार को रोकना और संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। ठीक है दोस्तों, कुछ जो सवाल हैं जो आपको फंसा सकते हैं, जैसे कि बंगाल फॉक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वल्पेस बेंगालिस नाम है, बिल्कुल सही। ये भारत का स्वदेशी लोमड़ी है। ये क्रिटिकली जो है इंडिकेट नहीं है। ये ग्रासलैंड स्पीशीज़ है। ये मोनोगोमस बिहेवियर में दिखाती है और ये एक वर्मीन घोषित प्रजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल जवाब है। पहला है कि बंगाल फॉक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो इसका वैज्ञानिक नाम है वल्पस बेंगालिसिस, ठीक है। और ये बंगाल फॉक्स मुख्यतः किस आवास में पाया जाता है, तो ये शुष्क जो घास स्थल है वहाँ पर पाया जाता है। बंगाल फॉक्स के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह केवल अफ्रीका में पाया जाता है, यह मोनोजोमस बिहेवियर प्रदर्शित करता है, यह समुद्री स्तनधारी है, ये केवल जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, गलत है। आंसर सही खाली होगा बी कि ये एक मोनोजोमस बिहेवियर प्रदर्शित करता है। बंगाल फॉक्स आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो दोस्तों ये लिस्ट कॉन्सर्न में शामिल है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल फॉक्स का वैज्ञानिक नाम वल्पस बेंगालिसिस है, बिल्कुल। ये मुख्यतः घास स्थलों में पाया जाता है, बिल्कुल। यह मोनोजोमस बिहेवियर प्रदर्शित करता है, तो हाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी, ठीक है। नेक्स्ट खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ठीक है। और ये खबर है कि जो न्यू FCR 2.0 पोर्टल है वो और EOCI कार्ड है उसको लॉन्च किया गया है। भाई साहब जो अमित शाह हैं हमेशा कुछ न कुछ लॉन्च करते हुए आपको देखेंगे, और ख़ास कर 2026 में आप देखोगे तो हर चीज़ में अगर आप चाहें, क्योंकि ये इनका डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ लॉन्च होना ही होना है। तो हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ हमें ये करंट अफेयर्स दे देते हैं पढ़ने के लिए कि भाई लो पढ़ो। फिर इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, न्यू FCR 2.0 और EOCI कोड, है ना? तो हम भारत सरकार के द्वारा जो है FCR 2.0 पोर्टल और EOCI कोड जो है लॉन्च किया गया है। ये पहल 30 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह है उसके द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस खबर में यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने FCR 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाना, FCRA का अनुपालन को सरल बनाना, विदेशी अंशदान की निगरानी को मजबूत करना और OCI सेवाओं को पेपरलेस और ऑनलाइन बनाना। ये FCRA क्या है? तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और यह भारत में विदेशी अंशदान जो भी कंट्रीब्यूशन आता है उसको ये रेगुलेट करने का काम करने वाला कानून है। इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा देखना है, विदेशी धनों का दुरुपयोग को रोकना है, और विदेशी अंशदान में जो है ट्रांसपेरेंसी उसको सुनिश्चित करना है कि पैसा किसके माध्यम से आ रहा है और किस काम के लिए पैसा जो है इंडिया में आ रहा है, ठीक है। वर्तमान में अगर FCRA कानून की बात करें तो ये मूल अधिनियम इसका 1976 है, और वर्तमान में इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत शामिल किया गया था। फिर 2020 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो सवाल में फंसा सकता है कि जो शुरुआत की जो कानून 1976 में बना था, वर्तमान में इसका जो प्रभावी कानून है वो FCRA एक्ट 2010 है, ठीक है। और FCRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है, ठीक है। EOCI कार्ड क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, और यह OCI सेवाओं का ये कह सकते हैं कि डिजिटल संस्करण है, डिजिटल वर्जन है। यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डिजिटल अप्रूवल करो, और फिर डिजिटल OCI कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। EOCI कार्ड से क्या लाभ होता है, तो आपको ये फ़ायदा क्या है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, डिजिटल OCI कार्ड बनता है, आपका URN नंबर होता है, और पासपोर्ट बदलने पर जो है OCI बुकलेट दोबारा जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, और 50 लाख से अधिक जो OCI कार्ड धारक का लाभ जो है वो मिल चुका है अभी तक, ठीक है। OCI क्या नहीं है, तो भारतीय नागरिक नहीं हो सकते हैं जो ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो मतदान नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और संवैधानिक पद का धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इसकी स्थापना 1947 में नई दिल्ली में किया गया था, और ये हमेशा आंतरिक सुरक्षा, नागरिकता, आपदा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन और FCRA प्रशासन, आप देख रहे होंगे कि अमित शाह खास करके जो हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उसको भी ये देखते हैं, हमारे जो सहकारिता डिपार्टमेंट हो उसको भी संभालते हैं, और हमारा जो, क्योंकि ये सारे के सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ UPSC में ट्रैप फंसा सकते हैं क्या, कि FCR प्रशासन MHA है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान अधिनियम FCRA एक्ट 2010 है, तो हाँ 1976 में था, लेकिन बाद में फिर इसको 2010 कर दिया गया है। FCRA 2.0 पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। OCI भारत की नागरिकता नहीं है, हाँ बिल्कुल नागरिकता नहीं है। OCI को मतदान करने का अधिकार नहीं है। PIO योजना OCI में विलय हो चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो चुका है। और EOCI पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये सारे के सारे सही हैं। NRI, OCI और PIO में अंतर की बात करें, तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो NRI जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं इसको, ये भारतीय नागरिक होते हैं, और जबकि OCI जो है ये विदेशी नागरिक होते हैं। मतदान का अधिकार,
तो इसमें जो एनआरआई है वो मतदान कर सकता है, ये मतदान नहीं कर सकता है। पासपोर्ट की बात करें तो ये भारतीय पासपोर्ट होता है, ये विदेशी पासपोर्ट होता है। हम जैसे अगर हम ओसीआई के बारे में बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन के कोई भी व्यक्ति जो बाहर में जन्म लिया हो, बाहर के किसी भी देश की नागरिकता हो और वो भारत से संबंधित हो, भारतीय ओरिजिन हो, तो वो ओसीआई मुख्य रूप से धारण करते हैं। उनको ओसीआई का दर्जा मिलता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे भी जुड़े रहें, ठीक है? बाकी जो एनआरआई है वो भारतीय नागरिक ही होते हैं, वो विदेश में किसी जॉब के लिए जाते हैं या कोई बिज़नेस के लिए जाते हैं और फिर वहाँ रहते हैं कुछ दिन तक, कुछ सालों तक, ठीक है? लेकिन वो भारत में आकर के मतदान कर सकते हैं। पीआई योजना 2015 में ही जो है वो ओसीआई में विलय कर दिया गया था, ठीक है? तो पीआईओ जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये हमने द हिंदू से इसको लिया है, ठीक है दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है 1 जनवरी 2027 से कि भारत के 3 नए जो आपराधिक कानून हैं, उसके अंतर्गत सभी जो इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है या वो आईसीजेड के माध्यम से पूर्णतः जो है डिजिटल रिकॉर्ड किए जाएँगे। यानी कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेडएस इसको जो है ये लाया गया है और ये केंद्रीय मंत्री फिर अमित शाह, है ना? तो फिर से अमित शाह के द्वारा जो है इसको फिर से ये इसको लॉन्च किया गया है और इसमें बताया गया है कि जितने सारे ये जो सिस्टम है, वो सारे के सारे डिजिटल रूप से संचालित किए जाएँगे और रिकॉर्ड किए जाएँगे। ये जेएस क्या होता है? ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ये भारत सरकार का इंटीग्रेटेड डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य है सभी आपराधिक न्याय संस्थानों को जोड़ना, सूचनाओं का रियल टाइम आदान-प्रदान करना, तेज़ और ट्रांसपेरेंसी न्याय प्रणाली विकसित करना। डाटा कहाँ संग्रह होगा दोस्तों? तो ये सभी जाँच और केसेस का जो रिकॉर्ड है, वो आपको मेघराज गवर्नमेंट क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर इसको सुरक्षित रूप से संग्रह किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें जो आईसीजेएस है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो पुलिस जो एफआईआर करेगा, वो जो मॉनिटरिंग करेगा, वो डिजिटल रूप से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? फिर जो तुरंत जो केस है, वो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका अपना मोबाइल में कि मेरा केस कितना नंबर पर चल रहा है। फिर कोर्ट जो है जल्दी से सुनवाई कर सकता है और फिर जो कैदी है उसका जो डिजिटल वारंट भी तैयार किया जा सकता है। फॉरेंसिक लैब वगैरह जो है ये इसको शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा सकता है। सब चीज़ ऑनलाइन करने की व्यवस्था सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार के जो प्रशासनिक कार्य है उस पर बर्डन कम हो सके, ठीक है? आईसीजेएस की क्रिट प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो ये सिसिटियंस, ई-कोर्ट, ई-प्रिजन्स, ई-प्रोसिक्यूशन और ई-फोरेंसिक से ये जुड़ा हुआ है। सिसिटियंस क्या होता है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जिसका शुरुआत 2009 में किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि देश भर के जो पुलिस स्टेशन है उसको डिजिटलीकरण करना क्योंकि हम भारतीय जो हैं वो डिजिटलीकरण हो रहे थे, तो पुलिस को भी हमने डिजिटलाइज़ किया था, ठीक है? और ई-कोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? इसका शुरुआत 2007 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी है, इसका उद्देश्य है जो न्यायपालिका है उसको भी डिजिटलाइज़ेशन करना, ठीक है? ई-प्रिजन्स प्रोजेक्ट क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जेल प्रबंधन की जो है डिजिटल प्रणाली करना। ये प्रोसिक्यूशन क्या है? तो यह अभियोजन प्रणाली को भी डिजिटल बनाता है और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी क्या है? तो डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट वगैरह सब चीज़ को ये हैंडल करता है, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें तो नए आपराधिक कानून भारत में बना है, वो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 और फिर है भारतीय, है ना, साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023, ठीक है दोस्तों? अगर हम ये जो 1 जुलाई 2024 से लागू है और 1 जनवरी 2027 को इसकी जो है डिजिटली प्रक्रिया जो है आईसीजेएस के माध्यम से और अधिक जो है वो सुदृढ़ किया गया है, ठीक है? एनसीआरएफ की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका स्थापना 1986 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये कार्य क्या करता है? तो क्राइम डाटा, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और क्राइम इंडिया रिपोर्ट जो है ये सब काम ये एनसीआरएफ भी देखता है। डिजिटल इंडिया से क्या संबंध है? तो डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, पेपरलेस, डिजिटल जस्टिस, स्मार्ट पुलिसिंग ये सारे के सारे डिजिटल इंडिया से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं कुछ यूपीएससी ट्रैप फैक्ट है, उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ के भाँति-भाँति समझ लेंगे, ठीक है? मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्या इसमें बन सकता है कि जो इंडियन ओशियन डिपोल आईओडी है वो किस महासागर से संबंधित है? उम्मीद लगता है मुझे कि ये सवाल जो है दोस्तों ये उससे जुड़ा हुआ इसमें कुछ आ गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं कि ये सी यानी कि इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। बंगाल फॉक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाफेलस बेंगालिस बी हो गया और एफसीआरए का प्रशासन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ओसीआई धारक कार्ड का कथन सही कौन-सा है? तो ये हो गया भारतीय नागरिक नहीं होता, बाकी सब है, ठीक है? ये नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल।
ठीक है? और अगर हम बात करें दोस्तों कि आईसीजे इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सभी आपराधिक संस्थानों को जोड़ना इसका ये उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आईसीजे एड्रेस में डाटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये दोस्तों सी आंसर हो गया मेघराज कॉमेंट क्लाउड में। और निम्नलिखित में से कौन-सा आईओडी का मापक है? तो दोस्तों डिपेल मोड इंडेक्स वो इसका मापक है, ठीक है? बंगाल फॉक्स आईयूसीएन का स्टेटस क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा लिस्ट कॉन्सर्न में ये आता है। एफसीआरए का वर्तमान प्रभावी अधिनियम कौन-सा है दोस्तों? तो वो है एफसीआरए 2010, ठीक है? और 10वां आप खुद इसको आंसर देख लेना क्या करना है, ठीक है? ये हमने 10 सवाल जो रिवीजन करा दिया, अभी तक के हमने जितने सारे पढ़ा था, उसका हमने पूरा एक रिवीजन कर लिया, ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट खबर से चलते हैं, जो बहुत ही आज के महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है? और वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीजी राम जी, ठीक है? और ये 1 जुलाई 2026 से इसको जो है पूरे भारत में लागू किया गया है ना? वीजीआरजी जो राम जी वो क्या है? वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन है इसका पूरा नाम। ये ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक स्टैट्यूटरी ढांचा है और ये मनरेगा 2005 में जो आया था उसके स्थान पर इसको लाया गया है, ठीक है? मैंने इसको पहले ही पढ़ा रखा था, क्योंकि रिपीट इसलिए हो गया कि बार-बार 2-3 दिन से न्यूज़ में बना हुआ है, तो फिर से इसको वापस हमने ले लिया है, ठीक है? क्योंकि हमने बताया था आपको पहले ही कि कुछ न्यूज़ हमने 2-4 दिन नहीं पढ़ाया था, तो उसको साथ में सब कंसीडर करता हुआ आया, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। पंचायत की भूमिका देखा जाए तो ये योजना पूरी तरह से बॉटम अप प्लानिंग पर आधारित है और सभी कार्य जो है वो विकसित ग्राम पंचायत प्लान से शुरू होंगे। बीजेपी को ग्राम पंचायत तैयार करेगी और ग्राम सभा अनुमोदित करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पंचायत राज रिवीजन, तो हम 73 अमेंडमेंट में इसको लाए थे 1992 में, लागू 1993 से हुआ था। ये पार्ट 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें रखा गया है। ग्राम सभा की बात करें दोस्तों, तो भारत की सबसे छोटी जो लोकतांत्रिक इकाई है उसको हम ग्राम सभा बोलते हैं। ये स्थानीय विकास योजनाओं को भी क्या देता है? स्वीकृति देता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम फैक्ट क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो नया जो लाया है, इसमें 125 डे का जो है इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी रखा गया है। और ये प्लानिंग यूनिट क्या है? तो पंचायत ग्राम पंचायत है और अप्रूवल कौन करेगा? तो ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसका स्थापना 1979 में किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे पीएमवाईजे, डीएवाई, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, डीडीयू और वास्टेड डेवलपमेंट और रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये है, हमने इसको भी पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे होगे आप, तो एक खबर आई थी और द हिंदू में आया था कि हाल ही में यूरोप में जो रिकॉर्ड हीट वेव है ओमेगा ब्लॉक के कारण जो है वो बहुत तेज़ी से देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप में खास करके ये फैला है। और ये मौसमी स्थिति जो ओमेगा ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर जो है एक ही समय तक लंबे समय तक एक ही स्थान पर बना रहता है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा गर्मी और सूखा जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, ओमेगा ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो ओमेगा ब्लॉक एक स्टेल्ड बड़े पैमाने पर जो है वो एक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है। ये तब बनता है जब एक ही स्थान पर हाई प्रेशर सिस्टम हो और इन दोनों के जो आस-पास हो, इसके आस-पास जो लो प्रेशर सिस्टम बनता हो। मैंने पहले बताया था कि ये बीच में मान के चलो एक जगह है और इधर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ था। ऐसे जो स्थिति बनी रहती है ना, ये वाला स्थिति बना हुआ था, तो ये ओमेगा आकार का था स्थिति, तो इसी को जो है दोस्तों क्या बोलते हैं? ओमेगा ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? ये जेट स्ट्रीम इन चारों ओर मुड़ जाती है और पूरा पैटर्न जो है वो ओमेगा की तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है ना? तो ये आपका ओमेगा ब्लॉक है। आप इस तरफ देखो लो प्रेशर है और यहाँ पर भी लो प्रेशर है और बीच में हाई प्रेशर है, ठीक है? ये ओमेगा ब्लॉक कैसे बनता है? तो ये लो प्रेशर के कारण बनता है, बीच में हाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है पूर्व में और फिर जेट स्ट्रीम जो है वो ओमेगा आकार का ले लेता है और कई दिनों तक एक ही जगह पे ये बना रहता है, ठीक है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम ज्वामंडल की एक ऊपरी सीमा पर बहने वाला तेज गति का जो है एक पश्चिमी हवा है। ये वेस्टर्न विंड है और इसकी विशेषता यही है कि ये लगभग 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहता है। ये इसका दिशा पश्चिम से पूर्व की दिशा है और मौसम प्रणालियों को ये नियंत्रित करता है, ठीक है? बिल्कुल, इसीलिए जेट स्टीमर रहता है क्योंकि इसी हाइट पे जहाज़ें उड़ती हैं, तो ये 9 से 16 किलोमीटर ऊपर जो है ये हवा जो बहती है और ये कहीं मौसम प्रणाली को भी नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों? अगर हम ओमेगा ब्लॉक के प्रभाव की बात करें तो इससे हीट वेव, ड्राउट, वाइल्ड फायर, एयर पॉल्यूशन, है ना? वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हीट वेव क्यों आती है? तो हाई प्रेशर के कारण हवा नीचे उतरती है
और बादल नहीं बनते हैं। सूर्य का जो विकिरण है लगातार मिलते रहता है, तापमान जो है लगातार बढ़ते रहता है, जिसके कारण से जो है हाई प्रेशर में हवा नीचे ही ट्रैप हो जाता है, फँस जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज का अगर बात करें तो वैज्ञानिक का मानना है कि जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है वो कमज़ोर जेट स्ट्रीम के कारण जो है उसके वजह से ब्लॉकिंग इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आर्कटिक जो एम्प्लीफिकेशन है ये क्या है? जब आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म होता है तो इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इससे जेट स्ट्रीम जो है कमज़ोर पड़ जाता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों? यूपीएससी की अगर हम बात करें तो ये सवाल क्या ले सकता है, तो कंपैरिजन जैसा जैसे ओमेगा ब्लॉक और साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ हाई प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर होता है, मौसम स्थिर होता है, यहाँ पर काफ़ी गतिशील होता है, यहाँ हीट वेव का खतरा होता है, यहाँ हैवी रेन होता है, कई दिनों तक प्रभाव हो सकता है, ये कुछ दिनों के लिए साइक्लोन आता है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें हीट वेव आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों का तापमान सामान्य से बहुत अधिक होता है, तो उसको हम हीट वेव घोषित करते हैं। जहाँ पर जो सामान्य टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो वो हीट वेव हो जाता है। ठीक है? आईएमडी की स्थापना दोस्तों ये 1875 में किया गया था, नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है और कुछ ट्रैप हैं जो आपको देखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सवाल है इससे जुड़े हुए कि ओमेगा ब्लॉक किससे संबंधित है? तो ये एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन पैटर्न है उससे संबंधित है। ओमेगा ब्लॉक में कौन-सा दबाव तंत्र बीच में होता है? तो हाई प्रेशर होता है। ओमेगा ब्लॉक का आकार किस अक्षर जैसा होता है? तो ओमेगा जैसा होता है, इसीलिए तो ओमेगा नाम है इसका। और निम्नलिखित में से ओमेगा ब्लॉक का प्रमुख प्रभाव कौन-सा है? तो वो है हीट वेव, इसके वजह से हीट वेव आता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ओमेगा ब्लॉक में हाई प्रेशर 2 लो प्रेशर सिस्टम के बीच होता है, तो बिल्कुल सही। जेट स्ट्रीम जो है ओमेगा आकार की बनती है, तो हाँ, ये लंबे समय तक हीट वेव उत्पन्न कर सकता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, द हिंदू से ही लिया गया है और ये है दोस्तों कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और वहाँ पर जो हैजा है, वो कह सकते हैं क्लोरा है, जो वो एक गंभीर प्रकोप जो है सामने आया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत दबाव पड़ रहा है, गड़बड़ा गई है और सूडान में जो गृह युद्ध है, वो कहीं न कहीं स्वच्छ पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता और जो सेवाएँ हैं, वो कहीं न कहीं जो है ध्वस्त हो गई हैं, जिसके कारण से जो है दोस्तों सूडान में हैजा फैल गया है फिर से और कह सकते हैं कि इसका तेज़ी से प्रसार हुआ है और जो स्वास्थ्य संगठन है डब्ल्यूएचओ ने इसे एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में माना है, क्योंकि सूडान में ऑलरेडी जो गृह युद्ध चल रहे हैं, तो वो उसमें उलझा हुआ है और उसकी स्थिति इतना खराब है कि वो इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। दोस्तों आखिर ये हैजा क्या है, कोलेरा क्या है? ये एक तीव्र जलजनित कह सकते हैं कि ये जीवाणुजनित रोग है। यह दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है और कह सकते हैं कि इसमें एक वाइब्रियो क्लोरियो नामक एक जीवाणु है, उसके फैलने के कारण ये फैलता है। और वो कैसे फैलता है? तो दूषित पेयजल, दूषित भोजन, खराब जो कह सकते हैं कि स्वच्छता होती है, खुले में शौच करना या फिर संक्रमित व्यक्ति के मल से जल के स्रोतों में का प्रदूषित हो जाना। तो ये सारे जो कारण हैं, इसके वजह से जो हैजा फैलता है और अगर लक्षण अगर देख रहा है, तो जैसे कि उल्टी हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन की स्थिति हो रही है, कमज़ोरी हो रहा है या फिर ब्लड जो बीपी है लो है और समय पर उपचार न मिलने पर ये यहाँ से मृत्यु भी हो जाता है। तो ये सारे जो है स्थिति बने होते हैं हैजा के कारण। ठीक है दोस्तों? इसका उपचार यही है कि आपको ओआरएस हमेशा पीते रहना है ना? जो आईवी फ्लूइड है उसको लेते रहना है, एंटीबायोटिक लेते रहना है, जिंक सल्फेट जो है ख़ास करके बच्चे के लिए दिया जाता है। रोकथाम क्या है? आप स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करो, हाथ धो, सुरक्षित भोजन लो, उचित जितनी स्वच्छता हो अपने आप को रखो और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वेबरियो एक प्रकार की बैक्टीरिया है, जो कि कॉमासेप्ट आकार का होता है। ये देखा जाए तो ये जो ग्राम स्टीन ग्राम नेगेटिव जो है ये होता है, उसके श्रेणी में ये आता है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है? सूडान क्यों चर्चा में है? तो सूडान में गृह युद्ध फैल रहा है, लोग विस्थापन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य संकट है, जल संकट है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है और सही से ना भोजन करने के कारण जो है, दूषित भोजन, दूषित पानी पीने से ये जो है वो फैल रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं कुछ यूपीएससी ट्रैप फैक्ट है, जो आपको फँसा सकता है, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खबर भी हमने लिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है ये, ठीक है दोस्तों? ये है भारत सरकार का एक निर्णय है कि भारत सरकार ने जो ग्राम सभाएँ, ग्रामीण विकास केंद्रों पर जो परियोजनाएँ हैं
उसमें विकास जो है उस पर बल दिया है और इसके लिए जो वीवीजी ग्राम एक्ट 2025 के अंतर्गत अभी सभी विकास योजनाएं जो है विकसित ग्राम पंचायत प्लान वीजीपी के माध्यम से तैयार की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो वीवीजी राम जी एक्ट 2025 है, इसके अंतर्गत जितने सारे जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उसको विकसित ग्राम पंचायत प्लान वीजीपीपी के माध्यम से तैयार की जाएगी और उसका जो है ये अप्रूवल जो है ग्राम सभा द्वारा तैयार किया जाएगा। ये ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी जो पंजीकृत मतदाताओं का जो रजिस्टर्ड बॉडी एक निकाय होता है और ये ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे मूल और सर्वोच्च इकाई माना जाता है। ठीक है? संवैधानिक अधिकार की बात करें तो 73वां अमेंडमेंट संशोधन 1992 में इसको लागू किया गया था। 1993 में पार्ट 9 में है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है और आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करती है। ठीक है दोस्तों? ग्राम सभा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भागीदारी की वास्तविक नींव होता है, ये सही है। आपको अगर ऐसा सवाल है तो आपको टिक लगाना है, बिल्कुल सही है। ठीक है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है? तो ग्राम सभा जहाँ पर सभी मतदाता सदस्य होते हैं, अस्थायी निकाय, योजनाओं की स्वीकृति और जनता की संस्था ये, और ग्राम पंचायत एक निर्वाचित संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और स्थानीय सरकार यहाँ पर दिखती है। बीजीपीपी क्या होता है? तो विकसित ग्राम पंचायत प्लान, इसमें शामिल है आधारभूत संरचना, जल संरक्षण, कृषि, रोजगार, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। सोशल ऑडिट क्या होता है? जनता द्वारा सरकारी योजनाओं की समीक्षा। इससे ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार और जनभागीदारी में ये आपको बढ़ेगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, ग्राम पंचायत है, फिर पंचायती समिति है और फिर जिला परिषद है। ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर इसको बोलते हैं, पंचायती समिति जो ब्लॉक लेवल प्रखंड स्तर है और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर आता है। ठीक है? 73वां अमेंडमेंट संशोधन में क्या हुआ था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव हो, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण, एसटी/एसटी के लिए आरक्षण, 11वीं अनुसूची और 29 विषयों पर जो है पंचायतों को सौंपा गया था। 11वीं अनुसूची की बात करें तो कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन ये सब। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में नई दिल्ली में किया गया था। इसका काम क्या है? जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एम पंचायत, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी और लोकल गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म करना है। ठीक है? ग्राम सभा ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है, इसे सशक्त बनाना और सशक्त भारत की दिशा का महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है? इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243 ए में है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी जो रजिस्टर्ड मतदाता होते हैं। 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो टोटल 29 इसमें विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है? और आप निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट खबर है जो द हिंदू में आया है और मैंने इसको कवर किया है, द हिंदू सोर्स है आपका। ये है डिक्लाइन खरीफ सोइंग, है ना? ये 2026 में जून महीने में लगभग 40% रेनफॉल डिफिसिट के कारण जो है, कमी होने के कारण जो है, भारत में जो खरीफ क्रॉप है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ये एक द हिंदू में आया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है समय से मानसून नहीं आया है और जिसके कारण जो खरीफ फसल है उसमें कमी आपको देखने को मिलने वाला है। 40% जो है दोस्तों, ये आपको जो डिफिसिट है वो नज़र आने वाला है। कारण सिर्फ एक ही है कि समय पर वर्षा नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है इस बार लगभग 40% हमारा जो है वो हमने जो है वो सोइंग कह सकते हैं, क्रॉप सोइंग है वो उसमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है? अगर आप देखें 25 जून 2026 का एक बायोडाटा आया है कि 2026 में हमने 18 पॉइंट इतना मिलियन हेक्टेयर में किया है और 2025-23 मिलियन हेक्टेयर, गिरावट कह सकते हैं कि 5.7 मिलियन यानी कि लगभग 23% की जो गिरावट है वो आपको दर्ज हुआ है। 23 मिलियन और कहाँ 18 मिलियन हेक्टेयर पर खेती हुआ है, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ये खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप जो कि खरीफ फसल होता है, वो फसल जो साउथ वेस्ट मानसून से बोई जाता है ना? और ख़ास करके जून-जुलाई में जैसे कि चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, ये सारे के सारे इसको कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे शामिल हैं। ये घटे क्यों, डिक्लाइन क्यों हुआ है? तो हमारा जो मानसून है काफ़ी वीक पड़ गया है, जिसकी वजह से पानी हो नहीं रही है, वर्षा हो नहीं रही है और ख़ास करके एल निनो का जो इफ़ेक्ट है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में देखा जा रहा है, जिसके कारण से भारत में भी इसका प्रभाव
पड़ रहा है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, बुआई में देरी होता है, उत्पादन क्षमता में कमी होगा और किसानों को जो इनकम है, उस पर इसका प्रभाव नकारात्मक देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये क्रॉप वाइज़ इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि राइस की अगर हम बात करें तो 0.856 एमएसए की गिरावट आई है और दालों में 2.41 से 1.4 तक की गिरावट देखने को मिला है। ऑयल सीड की बात करें तो 1.9 से यानी कि 50% से ज़्यादा जो है ये इसमें गिरावट देखने को मिला है। ये ड्राउट सिचुएशन होता है, ये 1 जुलाई 2026 से भारत के लगभग 41% जो भूमि है, वो ड्राउट की श्रेणी में आ गया है, ठीक है? ख़ास करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, वो पश्चिमी भारत है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियन सेंट्रल इंडिया है और फिर नॉर्थर्न इंडिया है, ठीक है? अगर हम बात करें तो जो क्रॉप की वैरायटी है ये माइक्रो इरिगेशन है, पीएम फसल बीमा योजना है, ये सारे हमारे जो है सरकार की योजनाएँ हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ पर विफल होते हुए दिख रहा है। हमें इस तरह से तो नहीं यूपीएससी में पूछ सकता है और नहीं लिख सकते मेंस में, ठीक है? कुछ ट्रैप है जो आपको फँसा सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ के समझ जाएँगे और कुछ एमसीक्यू है जिसको आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है और ये भी हमने द हिंदू से लिया है, ठीक है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है? ये स्पेस अ, ऑन्कोलॉजी है, उसके बारे में है, जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जो कैंसर रिसर्च है, उसकी नई दिशा के लिए स्पेस ऑन्कोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक खबर आया था। और ये जो स्पेस ऑन्कोलॉजी है, ये क्या होता है? ये वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें अंतरिक्ष स्पेस एनवायरनमेंट को विशेष करके माइक्रोग्रेविटी में कैंसर कोशिकाओं के ऊतकों तथा उसकी दवाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? माइक्रोग्रेविटी वातावरण में कैंसर कोशिकाओं का व्यवहार पृथ्वी से अलग होता है, जिनसे नई दवाओं का उपचार तकनीकों में विकास में सहायता मिल सकता है। माइक्रोग्रेविटी क्या है? तो माइक्रोग्रेविटी वह स्थिति है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। इसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि नियर वेटलेसनेस भी कहा जाता है, जहाँ पर आप एकदम शून्य हो जाते हो। तो उसको हम माइक्रोग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है, जो स्पेस ऑन्कोलॉजी है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर बायोलॉजी को बेहतर समझना और एंटी कैंसर ड्रग विकसित करना, बेहतर उपचार की तकनीक है उसको तैयार करना इसका लक्ष्य है। ये स्पेस में कैंसर रिसर्च क्यों भाई? हमारे देश में कम पड़ गए थे क्या? मतलब धरती पर कम पड़ गए थे क्या? तो इसलिए कि माइक्रोग्रेविटी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो कोशिकाओं की वृद्धि का तरीका कैसे बदलता है वो देखा जाएगा। 3D ट्यूमर मॉडल्स बनाना आसान हो जाएगा और ड्रग टेस्टिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। कैंसर सेल्स जो है वो अ, जो जेन एक्सप्रेशन है उसका भी अध्ययन किया जाएगा और नेट जो टारगेट थेरेपी है उसको विकसित करने में सहायता प्रदान हो सकता है। स्पेस ऑन्कोलॉजी के लाभ की बात करें तो कैंसर रिसर्च तेज़ी से होगा, पर्सनलाइज़ मेडिसिन, नई दवाओं का विकास, ड्रग रेसिस्टेंस, है ना? फ्रिजिन्स ऑन्कोलॉजी है उसका बढ़ावा मिल सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पहला मॉड्यूल 1998 में ये लाया गया था और लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में स्थित है। ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष मिशन इसरो के द्वारा ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की जो है वो उसको भेजा जाएगा। और इसरो की बात करें तो ये भारत की प्रमुख अंतरिक्ष जो है संस्था है ना? स्पेस एजेंसी है, जो भारत को काफ़ी जो है पूरी दुनिया में जो है गर्व जो है वो प्राप्त कराता है, ठीक है? कुछ सवाल हैं जैसे कि फर्स्ट स्पेस ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कैंसर रिसर्च इन स्पेस से जुड़ा हुआ है। माइक्रोग्रेविटी क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का लगभग अभाव ना होना, शून्य होना वो माइक्रोग्रेविटी होता है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी मुख्यतः किस लिए उद्देश्य है? तो ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए ये गगनयान मिशन किस संगठन के द्वारा संचालित होता है? तो ये इसरो के द्वारा ये संचालित होता है और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट खबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और हमने इसको लिया है द हिंदू से। ये दोस्तों भारत की पहली जो निजी प्राइवेट जो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण जो है वो उसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है मिशन अंगमन, ठीक है? और ये जो है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ये सतीश धवन केंद्र जो है वहाँ से किया जाएगा। सॉरी हमने इसको द हिंदू से नहीं पीआईबी से लिया है, ठीक है? और ये जो कह सकते हैं कि जो विक्रम-1 है ये कौन बना रहा है? तो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस जिसका स्थापना 2018 में हुआ था हैदराबाद में। ये भारत की पहली निजी कंपनी है जिसे अंतरिक्ष तक रॉकेट पहुँचाया है और इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में कम जो सैटेलाइट है उसको कम खर्चे में जो है उसको क्या करना है लॉन्च करना है, ये इसका मिशन है, ठीक है? विक्रम-1 की बात करें दोस्तों तो विक्रम-1 भारत की पहली निजी रूप से विकसित एक ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है और ये इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है।
मिशन आगमन क्या है? तो मिशन आगमन जो है, मिशन आगमन विक्रम-1 का पहला परीक्षण मिशन है और इसका उद्देश्य है वास्तविक उड़ान जो रियल फ्लाइट है उसका परीक्षण करना, लॉन्च व्हीकल की क्षमता का सत्यापन करना और कमर्शियल जो लॉन्च है उसकी डाटा को एकत्र करना। यही जो है मिशन आगमन है, जो कि लॉन्च होगा 12 जुलाई से 4 जुलाई के बीच। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें विक्रम एस क्यों महत्वपूर्ण है, तो 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किया गया था और यह भारत की पहली निजी रॉकेट उड़ान थी। भारतीय निजी जो अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और विक्रम-1 जो है इसका विकास जो है वही इसका आधारशिला बना था, ठीक है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म की बात करें, तो भारत सरकार निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है ये पहल शुरू कर रही है, ठीक है। और हम देखेंगे कि फिलहाल जो हमारा अंतरिक्ष सेक्टर है, उसमें हमने प्राइवेटाइज़ेशन जो है बड़े स्तर पे किया है और बहुत सारे जो नए स्टार्टअप जो है अंतरिक्ष में देखने को मिल रहा है। और हम बात करें इसरो की, सतीश धवन स्पेस, है ना, इन स्पेस और इनिशियल आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। इससे कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वेलकम किया है जापान के प्रधानमंत्री का। तो अभी भारत में 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है, वो नई दिल्ली में 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच जो है आयोजित किया गया था। जो 16th एनुअल जापान एनुअल समिट है, उसका यहाँ पर आयोजन किया गया था। यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट 2 जुलाई को जारी किया गया था और दोनों देशों ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने का भी पुष्टि किया था। ठीक है दोस्तों? अगर हम शिखर की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ। मेज़बान कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापानी प्रतिनिधिमंडल कौन थे? तो प्रधानमंत्री वहाँ का जिसका नाम है सनाए तकाइची, जो कि भारत में ये आधिकारिक दौरा पाए हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? इसका थीम क्या है? एडवांसिंग एंड पार्टनरशिप ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस टू ट्रस्ट फॉर शेयर्ड ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड रिलियंस, ठीक है? प्रमुख में समझौते क्या-क्या हुए हैं? तो ये दोनों देश इंडिया-जापान एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को जो उसमें साझेदारी बढ़ाना है और ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्णय लेना है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आपने देखा है कि जापान के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। जापान ने इसमें काफ़ी ज़्यादा 90% 80% फंडिंग उन्होंने किया है। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अभी हस्ताक्षर किया गया है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया-जापान जो है सेपा की समीक्षा पर सहमति हुए हैं और 10 ट्रिलियन जो येन इन्वेस्टमेंट की टारगेट प्राप्त करने का लक्ष्य है। एमएसएमई और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। भारत और जापान के बीच जो राजनयिक संबंध है 1952 में स्थापित हो गया था। और सेपा की बात करें तो ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले जो लागू होता है, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, जो लागू हुआ है 2011 से भारत और जापान के बीच। और बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है? नोट्स में सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? हम भारत और जापान की बात करें तो वो समूह है क्वाड जहाँ पर हम शामिल हैं, है ना? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें ओपन और कह सकते हैं कि फ्री जो ट्रेड है वो करना है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, आपदा राहत और उभरती जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक-दूसरे को सहयोग देना है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत जो है जापान की सहायता से ये मुंबई से अहमदा के बीच जो है वो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रही है ना? और ये जो जापान की जो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी है वो उस पर आधारित है। जापान द्वारा वित्तीय जो है इसका तकनीकी सहयोग भी दिया गया है। 2 चीज़ें मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी भी आपको दिया जा रहा है और पैसा भी दिया जा रहा है, जगह आपका है, ठीक है? कुछ फ़ेवरेट फैक्ट हैं और कुछ ट्रैप है। उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ के भली-भाँति समझ जाएँगे, ठीक है? कुछ सवाल हैं और आप इसे कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है, बीएमएस है, उसको ब्लॉक करने का आदेश दिया है। जाँच में पाया गया है कि इन जो ऐप्स की सहायता से जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा और लिथियम आयन बैटरी को जो है वो रिमोट बंद किया जा सकता था। तो ये देखो दोस्तों, आप बीएमएस डाउनलोड कर लेते हो इस चक्कर में कि हमारा जो गाड़ी है उसमें जो इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उसको कम किया जा सकता है या उसको हम अल्ट्रा सेविंग मोड में डाल सकते हैं। पर आपको पता नहीं ये जो ऐप है ये आपके साइबर सिक्योरिटी को चुनौती भी दे सकते हैं, आपके पूरे अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेकार के जो पड़े हुए ऐप हैं उसको डाउनलोड ना करें। कृपया इसमें आप जो है सावधानी बरतें, वरना आपके साथ ये धोखा हो सकता है, ठीक है? और ये घटना बहुत सारे खतरा आपको पैदा कर सकता है ना? ख़ास करके जो ई-रिक्शा वाले हैं उनको। और ये इससे होता है कि अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? और ये जो बीएमएस ऐप है इसको बंद करना बहुत अच्छा सरकार का कह सकते हैं कि एक तरह से निर्णय है, वरना ये लोग
कि इससे बैटरी सेविंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वह वाहन है जो मुख्य रूप से बैटरी से उसकी ऊर्जा से ये चलती है। और बैटरी मैनेजमेंट ऐप बीएमएस क्या है? तो ये एक बीएमएस जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है, जो लिथियम आयन बैटरी को सुरक्षा और उसको सुनिश्चित कराता है। तो ये ऐसा वो उसने दावा किया है कि हम जो है बैटरी को कंट्रोल कर सकते हैं बीएमएस, पर ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से दोस्तों, ये ऐप के माध्यम से आपके अकाउंट में भी घुस सकता है थर्ड पार्टी, तो इसके चलते आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें सरकार ने क्यों कार्रवाई की, तो ये रिमोट शटडाउन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स के माध्यम से बैटरी को दूर बंद किया जा सकता था, तो ये कहीं न कहीं समस्या है। पब्लिक सेफ्टी दुर्घटना ना हो सके, साइबर एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। हाँ, अगर ये ऐप्स अगर कहीं कोई दूर बैठा हो तो बैटरी के पूरे कंट्रोल को ही बंद कर देगा, तो बीच में ही गाड़ी रुक जाएगा। साइबर एक्सटॉर्शन हो सकता है। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो है ये ऐसी इससे जुड़ी हुई घटना अभी हाल ही में देखने को मिला है। नेशनल सिक्योरिटी जो है इसे कह सकते हैं कि खतरे में पड़ सकता है। और कहीं न कहीं जो रेगुलेटिंग गैप है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। साइबर सिक्योरिटी जो आज के सबसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बना हुआ है, आने वाले समय के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हर कोई इससे आप देख रहे हैं कहीं न कहीं शिकार होता जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार विभिन्न तरह की पहल जो है वो कर रही है। ईवी में साइबर अटैक कैसे हो सकता है? तो बैटरी को हैक कर सकता है, मैलवेयर अटैक कर सकता है, जीपीएस को अटैक कर सकता है, डाटा वो चोरी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? भारत में ईवी प्रमोशन की बात करें तो एक फेम है एफईएमई इंडिया स्कीम। इसके अंतर्गत जो है ईवी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि भारत में ईवी को ज़्यादा मात्रा में लॉन्च करना है। पीएम ई ड्राइव स्कीम है, ये ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। फिर है एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये भी बढ़ावा देता है। भारत में ईवी निर्माण करने वाली कंपनी टाटा है, अथर है, टीवीएस है, बजाज है, महिंद्रा है, ये सारे हैं, ठीक है? और कुछ जीके हैं जो आपको याद करने हैं और कुछ नेशनल साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए तथ्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट खबर दोस्तों, इससे कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको करेंगे, ठीक ना? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ इसका आंसर, ठीक है? और हमने कुछ पहले पढ़ाया था, वो दोबारा आ गया है, ईओसीआई कार्ड, है ना? इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, पीआईबी से उठाया इसको हमने, तो इसलिए ये आ गया। सोर्स द हिंदू है, सॉरी, हिंदू में ये आया था, फिर से इसको लाया हमने। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये पेपरलेस सर्विस है, फास्ट प्रोसेसिंग और डिजिटल गवर्नेंस और बेहतर सिटीजनशिप सर्विस है, ठीक है? इसमें ज़्यादा ही क्या चर्चा करना है, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ पहले बता चुका, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? और बाकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है? एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जो हम आपको बताएँगे, न्यूज़ नंबर 23 है, डिफेंस एक्विजिशन रक्षा अधिग्रहण। ये चर्चा में क्यों है? तो जो भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए उच्च क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद जो उसकी प्रस्ताव है, उसका जो है मंजूरी मिला है। ये रक्षा मंत्रालय जो भारतीय सेना को आधुनिकीकरण करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि स्वदेशी रक्षा निर्माण ज़्यादा हो, आत्मनिर्भर भारत हो और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए और हमारे जो डिफेंस है, उसको भी आधुनिक बनाया जा सके। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डीएससी है, ये क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भारत सरकार की एक रक्षा खरीद जो वो एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसका स्थापना रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेजी और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए किया गया था, ठीक है? डीएससी का उद्देश्य क्या है? तो आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिकीकरण करना, रक्षा खरीद को मंजूरी देना, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना, डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको क्रियान्वयन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। डीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? तो रक्षा मंत्री होते हैं और जो बाकी जो है डीएससी के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? डीएससी के प्रमुख सदस्य रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है इसमें सदस्य होते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एवं क्या होता है? यह रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ए1 मिलने के बाद ही किसी रक्षा उपकरण की खरीद प्रक्रिया जो औपचारिक रूप से शुरू होता है, तो पहले ए1 मिलना ज़रूरी है, तब फिर ये शुरू हो जाता है। इस बैठक की प्रमुख जो है जैसे कि नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो है, एक ड्रोन है, वो है। रक्षा आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, ठीक है? और अगर हम बात करें डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर डीपीपी की बात करें, तो ये रक्षा खरीद को ट्रांसपेरेंसी बनाता है, स्वदेशी निर्माण, लागत में कमी, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र आपको पता ही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। मेड बाय इंडिया भी बढ़ावा देना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 15 अगस्त 1947 नई दिल्ली, कार्य क्या है? राष्ट्र की सेवा करना। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 नई दिल्ली, कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान, मिसाइल, रडार, ये सब काम करना है। और सीडीएस ये भारत की सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होते हैं और ये तीनों सेनाओं को जो है
एक समन्वय करने का काम करते हैं, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये समुद्री क्षेत्रों में जहाज पनडुब्बी सभी खतरों को निगरानी करता है और इंडियन ओशियन रीजन IOR भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार नीति हितों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर बनाएँगे। मेरे पास समय नहीं है तो मैं ही करवा देता और उम्मीद करते हैं कि आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएँगे, ठीक है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मैंने सोचा इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो खबर आपका यही है कि अ, कैंसर और जो है भारत में कैंसर से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नोटिफाइडल डिजीज़ है, उसको ये चर्चा तेज़ हुई है ना? कैंसर की अधुसूचित रोग घोषित किया गया है और ये इस पर चर्चा तेज़ हो गई है और हम बात करें तो जो ICMR के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि देश भर में कैंसर के जो मामले हैं, उसके सटीक रिकॉर्ड और बेहतर निगरानी के लिए जो है, वो स्वच्छ नीति जो है अधिक प्रभावी हो सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में टोटल भारत के लगभग 10 से 16% जो है कैंसर रजिस्टर्ड आबादी है। यदि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित किया गया है तो कहीं न कहीं प्रत्येक अस्पताल, प्रयोगशाला और चिकित्सक कैंसर को ये मामले में सूचना देना अनिवार्य हो जाएगा। तो खबर है कि कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक कैंसर बर्डन का जो पता लगाया जा सकता है और फिलहाल 10 से 16% आबादी इसका जो है शिकार हो चुके हैं। नोटिफाइबल डिजीज़ का क्या होता है? ये वो रोग होती है जिसका पहचान डायग्नोसिस पे होता है, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी में इसको किया जाता है और वो कानूनी या सरकारी अधिसूचना के जो है रिपोर्ट वो करना होता है, सरकार को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? आप देख लेंगे कैंसर को नोटिफाइडल बनाने का महत्व क्या होगा, तो देश भर के जो रोगी हैं उसका डाटा मिलेगा, हम पॉलिसी बनाएँगे, फिर उनको हम जो है हॉस्पिटल में लोकेट कर सकेंगे और सही तरीके से इलाज कर सकेंगे और जो भी दिक्कत होगा उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें वर्तमान में, तो भारत में देखा हमने कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी ताकि सरकार के पास एक डेटा हो, ठीक है? उदाहरण के लिए तेलंगाना में ये कैंसर नोटिफ़िकेशन डाटा उपयोग हेल्थ प्लानिंग में ये उपयोग करता है। भारत में कुछ प्रमुख कैंसर जो है वो होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओरल लंग कैंसर ये सारे चीज़, ठीक है? और इसके कुछ प्रमुख कारक भी हैं जैसे कि वे आप देख सकते हैं क्या-क्या कारक हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम से हम उम्मीद करेंगे कि आपको डेली करंट अफेयर्स एक अच्छे कंटेंट में दें, ठीक है? तो धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।